कि मैरिज का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। यानी कि मैरिज एक कंटेम्प्रेरी इंस्टीट्यूशन है। मैरिज इज ए कंटेम्प्रेरी इंस्टीट्यूशन, यस इट इज ए कंटेम्प्रेरी इंस्टीट्यूशन। मैरिज इज एन एंशिएंट इंस्टीट्यूशन, यस मैरिज हैज बीन एंशिएंट इंस्टीट्यूशन आल्सो। Marriage has been an institution which has always faced challenges. Yes, it has always faced challenges. Marriage is an institution without which society will be incomplete. Yes, society will be incomplete. तो सोशल इंस्टीट्यूशन किस प्रकार का है ये? तो किसे कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन? सोशल इंस्टीट्यूशन is an institution which signify a group of people, which signify a community of people. So जो सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें, उसमें इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि देयर मस्ट बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मुझे कहना चाहिए सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। It is a system of social relationships, system of organizing social relationships अगर हम डिटेल में कहें। यानी कि उसके अंदर कुछ कॉमन वैल्यूज होंगी, देयर मस्ट बी कॉमन प्रोसीजर्स, और कुछ बेसिक नीड्स सोसाइटी की पूरी की जाएंगी। यानी इट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर लोग एक्टिविटी कैरी करेंगे। ये डेफिनेशन दी गई, ये डेफिनेशन दी गई। इस डेफिनेशन को हॉर्टन एंड हंट ने बोला कि भाई मैरिज कोई इतना आसान चीज नहीं है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ एंड ए मीनिंगफुल प्रोसेस। आप समझे? यानी एक सोशल इंस्टीट्यूशन होगा, उसमें लोगों के विचार और आइडिया भी होंगे, उसके अंदर कुछ नीड भी होंगी, तो कहा जाएगा सोशल इंस्टीट्यूशन। उसको हम कहेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन एक सिस्टम है टू अचीव सर्टेन गोल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इट इज मोर सेंटर्ड ऑन ह्यूमन एक्टिविटी। यानी कि अगर किसी भी जगह मेजर ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है तो वो एक एलिमेंट है जिससे आप सोशल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात कर सकते हो। मेजर ह्यूमन एक्टिविटी, मेजर ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है ना। अब सोमनर ने क्या कहा? सोमनर ने कहा कि भैया इंस्टीट्यूशन एक ऐसी चीज है जिसमें कोई कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें कोई आइडिया होगा, जिसमें कोई डॉक्ट्रिन होगी। आइडिया, डॉक्ट्रिन, स्ट्रक्चर, कोई नोशन, ये सारी चीजें सुमनर ने कहते हैं। इसको भी हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन। क्योंकि मैरिज हम क्या बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन है कि नहीं? तो क्या एक दिन में उभर गया कि सदियों में उभरा? इट ग्रेजुअली डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट एक्वायर्ड ए पैटर्न, लार्ज नंबर ऑफ पीपल गॉट इन्वॉल्व्ड, लार्ज नंबर ऑफ सोशल सैंक्शंस। क्या शब्द बोला मैंने? सोशल सैंक्शंस दी गई। हाँ आंचल जी, क्या होता है सोशल सैंक्शंस? Sir, the restrictions imposed. These are called social sanctions. कह सकते हैं। Like rituals होते हैं हमारे, traditions हैं, उनमें जो बातें हैं तो रूल्स हैं। yes. यानी रूल एस्टैब्लिश किए गए और रूल धीरे धीरे क्या बन गए? रूल धीरे धीरे आपके कोड बन गए। और अगर वो कोड बन गए, जैसा हमने पढ़ा था वेबर के टाइम में भी, वो कोड धीरे धीरे जो है लॉ बन गए। पहले रूल बने, रूल के बाद जो है आपके कोड बने, और कोड को हमने किस में डिफाइन कर दिया? लॉज में डिफाइन कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? रूल्स वर एस्टैब्लिश्ड and rules were codified into laws.
ठीक है जी, रूल्स वर एस्टैब्लिश्ड एंड दीज रूल्स वर कोडिफाइड इनटू लॉज, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब इसी इंस्टीट्यूशन में हम मैरिज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। बहुत लंबी हिस्ट्री है। एक किताब लिखी गई थी, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, एडवर्ड वेस्टरमार्क ने लिखी है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बाय एडवर्ड वेस्टरमार्क। हिंदुस्तान में भी लिखी गई इस पे एक किताब, हमारे एक हिस्टोरियन है वी के रजवाड़े साहब, वी के रजवाड़े साहब ने एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ मैरिज इन इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ मैरिज इन इंडिया। ओके, अब इन बातों को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो मैरिज है क्या? मैरिज में आज की डेट में तो बदल रहा है कॉन्सेप्ट, लेकिन मैन एंड वुमेन व्हेन दे इंटर इनटू अ फैमिली लाइफ, एक स्टेबल रिलेशन, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन, दोनों में एक कंजुगल रिलेशनशिप होती है, उनके चिल्ड्रन होते हैं। मैरिज इंस्टीट्यूशन भी जो धीरे धीरे प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में आ गया है, उसके भी अपने कुछ प्लस माइनस रहे हैं। जैसे कि सोसाइटी में हर इंस्टीट्यूशन का एक रोल है, एक एम है, ऐसे ही सोसाइटी, ऐसे ही मैरिज का भी एक एम है, कोई एक रोल है। मैरिज सभी सोसाइटीज में एग्जिस्ट करती है, इंडिया में मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। एडवर्ड मार्ट वेस्टरमार्क, जिसका मैंने नाम बताया, उन्होंने कहा कि मैरिज एक स्टेबल होती है, ड्यूरेबल कनेक्शन होता है मेल और फीमेल में, और वो जो है बहुत लंबे समय तक चलता है। बहुत लंबे समय का अर्थ है कि जो बर्थ हो जाता है ऑफस्प्रिंग्स का, उसके बाद भी मैरिज चलती है, चलनी ही चाहिए, सोच ही नहीं सकते उसके बिना जिंदगी को। जबकि मेलानोव्स्की ने क्या कहा? मेलानोव्स्की ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है भाई, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है कि बच्चे जन्म लेंगे और आप उनका लालन पोषण और जो है आप उसका भरण पालन करोगे, ऐसा कहा मेलानोव्स्की ने। तो मेलानोव्स्की का कहना है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेलानोव्स्की सेज कि ये तो भाई कॉन्ट्रैक्ट है। मैरिज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने एक बार ठेका ले लिया तो आपको निभाना पड़ेगा। मैरिज एज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि ये कोई सिर्फ लेजर या कोई शॉर्ट टर्म जो है गोल नहीं है। रॉबर्ट ओ ब्लड भी एक थिंकर थे और राइटर थे, उन्होंने भी कहा कि मैरिज जो है वो सोशियोलॉजी के एंगल से यदि हम देखेंगे, सो इट इज अ सिस्टम ऑफ मेन एंड वुमेन, system of men and women, and union is there, and that union has been given social sanction. दोनों में एक इक्विलिब्रियम हो जाता है, there is an equilibrium of the system which is requiring adjustment on the part of both male and female partners, and most importantly दोनों मेल फीमेल पार्टनर एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें। आंचल जी आप हैं कहाँ? आंचल जी? सर घर पे। तो आप वीडियो ऑन कीजिए, सरस्वती वीडियो ऑन करो। आपके पास डेटा का प्रॉब्लम नहीं है ना आंचल जी? नहीं सर अभी तो है, डेटा होगी का तब ऑफ कर लूंगी। क्या कह रहे हैं? सर अभी तो है नेट पैक, तब नहीं होगा तो ऑफ कर लूंगी। हाँ, ये तो जिंदगी का विधान है, जब कोई चीज नहीं होती तो हमें ऑफ करनी पड़ती है, क्या यस करें। सर। सरस्वती जी आइए, आपका स्वागत है। हैं? आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्यों?
सर आप ऐसे ही बोल ही रहे हो तो मैं क्या करूं। अच्छा अच्छा, गलत बोला मैंने? हम तो सबको बोलते हैं प्यार से करेंगे सबका स्वागत, हम तो सबको बोलते हैं कि लगातार पढ़िए। तो आपने पीछे के सारे वीडियो देख लिए सरस्वती जी? नो सर। कितने देखे? सर अभी नहीं देखे मैंने। गंगा बहुत बह चुकी है, गंगा बहकर पेपर 2 के खत्म करने पे आ गई है। ये तो ऑनलाइन है कि आपके पास हर चीज साक्ष्य के तौर पर मौजूद है। अगर ऑफलाइन होती तो क्या करते? बताइए बताइए। वैसे सारा सावित्री इंटेलिजेंट है, एक दिन में 4-4 लेक्चर भी देख लेगी। तो भाई मैरिज का अगर हम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देखें तो मैरिज हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। मैं तो सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, वैसे किसी पति पत्नी से पूछ के देखो, वो बोलेगा जिंदगी का सबसे दुखद पूर्ण, सबसे कष्टकारी क्षण ही वही था जब मैंने शादी की। शादी करके मुझे कुछ नहीं मिला। जिसका विवाह होता है वो विवाह के पश्चात यदि उससे आप उसकी असली भावनाएं पूछोगे तो अधिकतर असली भावनाएं यही मिलेंगी, काम ही करता रह गया आम आदमी, और जिसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है वो सिंगल मदर सिंगल फादर बन गया, वरना आम आदमी तो फंसा हुआ है। और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो तो डिवोर्स के भी अगेंस्ट हैं, और विदाउट मैरिज अगर विदाउट मैरिज जो चाइल्ड होते हैं उनके भी अगेंस्ट हैं। सोशल सैंक्शन उनको नहीं मिलती, और उनको नेगेटिव सैंक्शन की अगर हम भाषा की बात करें तो उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो मैरिज, सबसे पहले हम मैरिज को फंक्शनलिस्ट अप्रोच से अगर हम देखें तो क्या बोलेंगे हम? बताइए आंचल जी, अगर फंक्शनलिस्ट हो आप तो आप मैरिज के बारे में क्या कहोगे? That they perform by marriage, someone performs a function in the family, like reproduction उसमें आएगा, socialization of child, और बाकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी है। यानी कि अगर हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यानी संरचना की बात करें, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो वैल्यूज हैं अगर हम उसकी बात करें तो उसमें वही है, सोसाइटी की नीड फुलफिल करता है, मेल फीमेल को एक मौका देता है, सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पूरा करता है, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये सारे आइडियाज और वैल्यूज जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव से आएंगे। तो सरस्वती जी ये माइक्रो पर्सपेक्टिव है कि मैक्रो पर्सपेक्टिव है? माइक्रो। कैसे हो गया माइक्रो? हाँ, जब मैं कह रहा हूं कि मैरिज माइक्रो पर्सपेक्टिव होगा जब आप हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हो, फैमिली की बात कर रहे हो, जो हमने किया था फैमिली किनशिप। लेकिन मैरिज, मैरिज तो मैक्रो इंस्टीट्यूशन है। जब ब्याह होता है तो तुम जब जाती हो किसी की शादी में तो वहां 4-4 5-5 दिन तो लगाती हो, पूरे खानदान से लेकर 10-15 दूर दूर के परिवारों से मिलती हो, तब माइक्रो क्या रह गया उसमें? बताइए। खाली मैरिज तो माइक्रो है। खाली मैरिज। खाली मैरिज नहीं, हस्बैंड वाइफ सिर्फ माइक्रो है। जैसे ही पंडित आएगा उसके बीच में और कन्या के और पिता के माता पिता आ जाएंगे, वो मैक्रो बन जाएगा। So I hope you got my point. अब इंडिया में बहुत सारी स्टडीज हुई
जैसे एम.एन. श्रीनिवास साहब ने स्टडी की मैरिज फैमिली इन मैसूर, क्या उन्होंने स्टडी की मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, ये एग्जांपल है। आप सरस्वती जी पीछे मुड़ के देखेंगी तो हमने एम.एस. श्रीनिवास साहब को बहुत डिटेल में स्टडी किया है। हमारा स्ट्रक्चर है कि हम एक लेक्चर में एक ही टॉपिक को लेते हैं, चाहे वो आधे घंटे में हो, चाहे वो पौने घंटे में हो, चाहे 1 घंटे में हो, हम उसको पूरा करके रोक देते हैं, क्योंकि ये पेपर 2 है। इसके अंदर पेपर 1 जैसे एकदम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसमें इवोल्यूशनरी आइडियाज हैं और रिपीटेड आइडियाज हैं। तो उन्होंने किया मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर और रिलीजन ऑफ सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। वैसे मैं कुर्ग गया था और मैंने ढूंढने की कोशिश की नेटिव कुर्ग के लोगों को। मुझे बताया गया कि कोडुगु या कुर्ग की जो सोसाइटी है उसका एक अलग ही व्यक्तित्व है, वहाँ का नारी जीवन का भी एक अलग व्यक्तित्व है, वहाँ पर कॉफी प्लांटेशन बहुत फेमस है। और मेरे पास अभी एक वहाँ के सज्जन हैं, वो रोज सुबह कुर्ग की फोटो भेजते हैं। वहाँ पर बहुत बारिश हो रही है फिलहाल वेस्टर्न घाट्स में, और वो जो है बताते हैं कि किस प्रकार से जो उनका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है। लेकिन फेसबुक, लॉटरी, व्हाट्सएप, इजी मनी हर जगह पहुंच गया है, तो हर जगह वो इम्पैक्ट डालता है। ठीक है ना जी। तो कुर्ग और जो ये मैसूर की जो स्टडी की है एम.एन. श्रीनिवास साहब ने, और दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं इरावती कर्वे का, जिन्होंने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में उन्होंने किया। इरावती कर्वे को हमें पढ़ना भी है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है ना जी। इरावती कर्वे ने भी स्टडी की। तो ये सारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव हैं। और भी बहुत सारे लोगों ने स्टडी की है, जैसे केसी कपाड़िया साहब ने स्टडी किया, शाह विमल साहब ने स्टडी किया, मदन साहब ने स्टडी किया। ये जब फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आइडिया लेके आते हुए स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव को दर्शाया। एक बड़े फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट लूवी, जिनका हमने पहले भी नाम बोला है। रॉबर्ट लूवी हो गए या एडवर्ड वेस्टमार्क हो गए, उन्होंने जो है सोशल सैंक्शन को बहुत जोर दिया है। He has given lot of importance to social sanction, कि समाज में जो सोशल सैंक्शन है, सैंक्शन यानी कोई काम करने की, जैसा अभी हमने बात की, कुछ अलाउड है कुछ नहीं है, दोनों बातें सैंक्शन कहा जाता है। सैंक्शन नेगेटिव वर्ड भी है और सैंक्शन पॉजिटिव वर्ड भी है। तो रॉबर्ट लूवी हो गए या वेस्टरमार्क हो गए, उन्होंने इन चीजों पे बहुत फंक्शन दिया कि भाई इंडिया में जो है मैरिज जो है वो सोशल सैंक्शन के दम पे चलती है। यानी सोशल सैंक्शन डिसाइड करेगा, रूल्स और रिचुअल्स डिसाइड करेंगे कि लड़की का रोल क्या होगा, लड़के का रोल क्या होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। कोई डाउट सरस्वती जी तो आप पूछ सकते हो। बोलिए, am I audible to all of you? अब लेकिन सोशियोलॉजिस्ट और भी हैं जिन्होंने और ज्यादा इसको देखा और ज्यादा स्टडी किया, भाई है क्या ये। तो एक कुछ लोगों ने बोला है कि एक सिस्टम है, ये सिस्टम है रोल का और प्राइमरी रिलेशनशिप का। सिस्टम किसका है? ये रोल का है, कि आपको कुछ रोल दिया जाएगा, आपको कुछ प्राइमरी रिलेशनशिप दी जाएगी, उसको कहा गया उन्होंने मैरिज। यानी सब लोगों ने अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। जैसे बर्जेस ने बोला कि भाई ये जो है रोल दिए जाएंगे सबको अलग अलग, और सबका अलग अलग रिलेशनशिप होगा। बर्जेस ने यही बोला। उसके बाद बाबर
उन्होंने भी यही बोला। लेकिन इंडिया में जब हम बात करते हैं, जब पूरी स्टडी की राम आहूजा ने, तो राम आहूजा ने भी यही पाया कि रोल तो दे दिए यार और प्राइमरी पोजीशन भी दे दी, लेकिन क्या उन्होंने ये स्टडी किया कि पावर रिलेशन क्या है? क्या उन्होंने ये स्टडी किया पैट्रियार्की क्या है? क्या उन्होंने ये स्टडी किया कि फीमेल के कितने राइटों का हनन होता है? ये स्टडी नहीं किया। तो एग्जामिनेशन क्या कोशिश करता है, जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हैं मेल फीमेल रिलेशन के, उनको उठा के लेके आता है। मैरिज पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लिव इन रिलेशन पे आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, अरे आप क्या बोलते हो, आपका व्यू क्या है? तो जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया है वो हमें हटाने नहीं है, उनके बारे में हमें सोचना है। वी मस्ट ट्राई टू थिंक एंड अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज। अब ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है इंटीग्रल पार्ट है मैरिज का। अगर मैं बोलूं कॉन्फ्लिक्ट मैरिज का इंटीग्रल पार्ट है, तो सरस्वती मुझे आप ये बताइए ये कौन सा पर्सपेक्टिव हुआ? जैसे हमने ऊपर स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव बोला था, अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट बोलूंगा, कॉन्फ्लिक्ट बताइए कौन सा पर्सपेक्टिव है? बोल दो सरस्वती जल्दी से, तुम्हें पता है, अब तो तुम इंग्लिश मीडियम की वॉन्ग सर नहीं छांगसू। पता मुझे। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यार, मार्क्सिस्ट, मार्क्स ने बोला है ना द्वंद्वात्मक। तो कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव अगर हम बोलेंगे, जैसे कि ब्रिजबाला ने लिखा भी है डायलेक्टिकल, तो डायलेक्टिकल या फिर मार्क्सिस्ट कह लो, द्वंद है उसके अंदर। तो ये पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है मैरिज को समझने के लिए। मैरिज में कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव है क्योंकि डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, इससे डिस्प्यूट होता है। मैरिज जो है वो बहुत सारी मैरिजेस में हस्बैंड वाइफ के पावर अगर आप देखोगे तो हस्बैंड को ज्यादा पावर दिए गए हैं, वाइफ को पूरी जिंदगी उसके अंदर कुचल के रहना पड़ता है। इससे कॉन्फ्लिक्ट होता है। मेल अपने पास सारी पावर रखना चाहता है। मेल फीमेल के इंडिविजुअल राइट्स, सोशल राइट्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स। अभी यूएस में देखो वो जो चल रहा है अबॉर्शन वाला जो केस है, जिसके अंदर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है कि कोई भी अबॉर्शन लीगल नहीं है। तो भय की लहर फैल गई है औरतों में, बहुत सारे मर्दों में भी फैली होगी। उनको अचानक से इतना स्ट्रेस, उनको अचानक से इतना प्रेशर आया होगा कि पूछिए मत। समझे? तो ये मुद्दे सोशियोलॉजी के इंटीग्रल मुद्दे हैं। इनको हमने जितने थिंकर पढ़े हैं उन थिंकर के एंगल से हमें देखना पड़ेगा। तो अब कंटेम्पररी मैरिज की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में जो है ये बहुत ही रिसेंटली पिछले 5-6 सालों में स्टडी की, उससे पहले भी हुई है स्टडी की, पालरीवाला और कौर ने स्टडी की। उन्होंने पाया पालरीवाला और कौर, ऐसे करके हम बोलते हैं भाई इन्होंने बोला उसने बोला, क्योंकि यही व्यू हम देख सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आज के डेट में पॉलिटिकल और कल्चरल आइडिया को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल और कल्चरल इकोनॉमी अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है। ऐसे ही प्रीति राम मूर्ति ने स्टडी की। प्रीति राम मूर्ति का नाम हम नोट कर सकते हैं, धर्मलिंगम का नाम हम नोट कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल जब आप एग्जाम में देते हो तो एग्जामिनर को पता रहता है कि आपने स्टडी सोशियोलॉजी को आपने स्टडी किया है। ठीक है जी। प्रीति राममूर्ति और धर्मलिंगम, उन्होंने कहा कंटेम्पररी इकोनॉमी, कंटेम्पररी सोसाइटी, कंटेम्पररी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसका मैरिज पर बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अब लेकिन हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव देख लिया, हमने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी देख लिया। अब एक और पर्सपेक्टिव भी है जिसमें नारी ही नारी पर हुए अत्याचार की आवाज उठाती है। वो कहती है कि हर चीज बनी इसलिए है, मुझे दबाया जाएगा।
ये कौन सा पर्सपेक्टिव है सरस्वती जी? बोलिए। 1 सेकंड में आपको पता है और आप इसका झंडा भी उठाती हो। हाँ बिल्कुल, एन ओकले। हमने एन ओकले का नाम भी पढ़ा था, याद है ब्रिज वाला को? बताओ सरस्वती। बोलो बोलो। अरे कुछ तो बोलो। अरे जो तुम बोलोगे वही मान लेंगे, बोल दो। हाँ बिल्कुल, बीना दास। बोलो बोलो सरस्वती, जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं है, 1 घंटे में तो हम उड़ जाएंगे। सर नहीं पता मुझे। अरे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिज्म। आपको पता सब कुछ है, पर आप थोड़ा सोच नहीं रहे हो। वार्म अप कर रहे हो आप, वार्म अप एक्सरसाइज। बहुत दिन हो गए ना, इसलिए आज वार्म अप एक्सरसाइज हो रही है। कोई बात नहीं, चलेगा। तो भाई फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में यही होगा कि मैरिज जो है वो वुमेन के ऑपरेशन का एक सिस्टम है, एक्सप्लॉयटेशन का एक सिस्टम है, जिसके अंदर उसको प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों चीजें उसको हायरार्किकल वे से झेलनी पड़ती हैं। सर वुमेन द एक्सप्लॉयट। हिंदू में एक आर्टिकल भी आया था जिसमें लिखा था कि मतलब वुमेन्स को मेंस की परमिशन लेनी पड़ती है कहीं पे भी बिल्कुल, जाने के लिए। ये लिखने की क्या जरूरत है, अपने आसपास देख लो तुम। नहीं मैं सर वो आर्टिकल आया था वो बता रही हूँ। हाँ तो वो ये आइडिया ही लेने हैं और फिर इनके सॉल्यूशन देने हैं हमें। तो बहुत सारे फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव वाले सोचते हैं दैट मैरिज इज इनहेरेंटली नेगेटिव फॉर वुमेन। तो बीना दास जैसा अभी इन्होंने कहा, या ड्यूब या दुबे साहब हो गए, जेफरी हो गए, पार्ली वाला हो गया, इन्होंने जो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव दिया फीमेल के मैरिज के अंडरस्टैंडिंग का। रामास्वामी पेरियार, जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई थी, जिनको हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहते हैं या पेरियार कहते हैं प्यार से, उन्होंने जो है वो नॉन ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव दिया। नॉन ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव यानी ब्राह्मणवादी संस्था और ब्राह्मणवादी जो भी विचार हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने नए नए आइडियाज का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा मैरिज ना ट्रेडिशनल होती है, मैरिज ना सेक्रेड होती है, मैरिज सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों बराबर हैं, दोनों को इक्वल राइट्स दो। फीमेल को राइट दो कि वो जब चाहती है जब ही चिल्ड्रन होने चाहिए। फीमेल को राइट दो घर में इक्वालिटी का। कास्ट सिस्टम नहीं चलेगा, क्रिमेशन नहीं होगा, बिंदी नहीं लगेगी, चूड़ी नहीं पहनो, सिंदूर नहीं डलेगा, आप बराबर हो, कोई रिचुअल नहीं चाहिए। रिचुअल वो करो जो मेल और फीमेल दोनों जिनको मंजूर करते हो। मैरिज जो है वो रेगुलेट नहीं होनी चाहिए मेल के द्वारा। फीमेल की फैमिली और फीमेल के रिप्रोडक्टिव लेबर को दबाया कुचला जाना नहीं चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा रामास्वामी नायकर साहब, पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब उन्होंने इतनी सारी बातें कही, उन बातों को बहुत सारे राइटर्स ने द्रविडियन पॉलिटिक्स के अलावा इंडिया में मॉडर्न सिस्टम में भी बहुत जगह पाया है। जैसे उनके आइडियाज को जब रिविजिट किया गया तो गीता, एक स्कॉलर है गीता, गीता क्यों बोलते हैं हम? साउथ में गीता तो होता नहीं, था हो जाता है। जैसे सरस्वती नहीं होगा साउथ में, सरस्वती, यहाँ तो टी आई हो जाता है, वहां पे हो जाएगा THI। ठीक है ना सरस्वती? हाँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? हंस रही है भाई, कमाल हो गया यार। ये तो सबसे खतरनाक एक्सप्रेशन होता है, हंसने का कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता। सर धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा अच्छा, आ जाएगा। आज नहीं आ रहा, इसमें है क्या?
सर इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ ये बात। फिर सर जैसे आपने पूछा है कि ये किसके अंडर आता है, तो ये नहीं पता मुझे। अभी पीछे के तुम लेक्चर एक बार देख लो, सारा आ जाएगा। सारे लेक्चर अलग अलग हैं, लेकिन कोई भी चीज रिपीट नहीं की हमने। दुनिया हमें छोड़ के चली गई, लेकिन हम सत्याग्रह करते रहे, और अब हम दांडी के पास पहुंचने वाले हैं साबरमती से चल के। अति शीघ्र हम नमक कानून की तरह सोशियोलॉजिकल लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। हम नहीं रुकने वाले। मुश्किल से कितने दिन और लगेंगे आंचल, अगर हम एक एक टॉपिक ही रोज उठा रहे हैं तो? कितने रह गए सिलेबस में देखो? 15-20 डेज लगेंगे तो बस एक दिन में एक टॉपिक होगा तो। एक दिन में एक ही करेंगे, मैंने बोल दिया। यस अगर मैं 3 टॉपिक कर दूंगा तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। यस सर। ऐसे नहीं करना चाहता मैं, मुझे बहुत प्रेम है तुम लोगों से। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा ऐसे? इतना खून पिया है तुमने यार, हैं? आदत पड़ गई है अब मुझे। अब अगर दूसरा कोई बैच आएगा, वो जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो मुझे हैरानी होगी, ये क्या हो रहा है। इसीलिए पहले उनको ये लेक्चर दे दूंगा, भाई ये लेक्चर सुन ले, देख मुझे गांधी जी की तरह मैंने पहले चंपारण किया, फिर मैंने खेड़ा किया, साथ में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, तब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई। क्विट इंडिया मूवमेंट तो बहुत बाद में आएगी। तो यानी कि सोशियोलॉजिकल स्टडी की अगर आप बात करोगे इंडिया में, तो इंडिया में बहुत सारी तरह की बात होती है। आपको पता है आज भी कानून कहता है भाई इंटरकास्ट मैरिज को इनकरेज करो, कानून कहता है इंटर रिलीजियस मैरिज को भी बैन मत। हमारे यहाँ बैन नहीं है, तो इंटर रिलीजियस मैरिज हो जाती है, इंटर कास्ट मैरिज होती है। हाँ, जो हमने किनशिप में रूल पढ़े, उन रूल को ब्रेक करना हमारे यहाँ टैबू माना जाता है, वो ब्याह नहीं होने देते, इसलिए ऑनर किलिंग भी होती है। तो मैरिज में बहुत सारी स्टडी की गई, जैसे कि कनन, कपाड़िया, मर्चेंट साहब, इन्होंने अलग अलग स्टडीज की, और अलग अलग स्टडी से इन्होंने पाया कनन साहब ने किया, कपाड़िया साहब ने किया, मर्चेंट साहब ने स्टडी की, ठीक है ना। तो इन्होंने पाया, ये गलत 35 नहीं बोलना चाहिए मुझे, 1975 बोलना चाहिए। तो इन्होंने पाया कि भाई इंडिया की सोसाइटी उस टाइम ट्रेडिशनल थी, इंडिया की सोसाइटी में जो है चेंजेस कम आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे चेंजेस बहुत ज्यादा आ गए। क्या चेंजेस आ गए? आप इंडियन एक्सप्रेस में स्टडी करना, आर्टिकल देखना, डिवोर्स रेट, कि इंडिया में डिवोर्स रेट क्या है, रूरल में ज्यादा है कि अर्बन में ज्यादा है, अर्बन में भी मेट्रोपॉलिटन में ज्यादा है कि छोटी सिटीज में ज्यादा है, ये आप सब देखना। डोमेस्टिक वायलेंस देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आने के बाद से क्या हुआ। फिर हमें देखना पड़ेगा कोविड, कोविड में बार बार आ रहा था कि वुमेन घर में है, मेल भी घर में है, खूब वायलेंस हुआ है वुमेन के साथ अगेंस्ट दबा के, मेल ने खूब ऐसी की तैसी की है चीजों की। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, इन मुद्दों को समझने की और इनको पॉजिटिव एंगल से लिखने की जरूरत है। हमें प्रॉब्लम नहीं देखनी सरस्वती जी, हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताने हैं कि ये ठीक कैसे हो सकता है, इसमें मैं क्या इनपुट दे सकती या सकता हूँ। ठीक है जी। अब इसी तरह से जो है बॉम्बे वाला ने भी स्टडी की, मैं नाम बता रहा हूँ सिर्फ तुम्हें। इंटर रिलीजियस मैरिज की भी स्टडी हुई है, शाह साहब ने की है, और बॉम्बे वाला में उषा बॉम्बे वाला ने भी की। तो यूपीएससी हमसे पूछता है वो चीजें जो हम जनरली रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देखेंगे, या हम उसको अवॉइड करना चाहेंगे। अब इंडिया में अगर आज की बात करें, तो एक थिंकर थी पहले, सोशियोलॉजिस्ट थिंकर थी, पैट्रिशिया ओब्रॉय। तो पैट्रिशिया ओब्रॉय ने क्या बोला कि भाई श्रीनिवास साहब के टाइम से चीजों में चेंज आया है। उन्होंने कहा कि शुरू में स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव की बात आप करते हो, उसके बाद तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट ही आ गया, बाद में कल्चरल शिफ्ट भी आ गया, और उसमें जो है
अगर आप बाद में ड्यूमोंट के आइडियाज को देखते हो, मदन मैंने जैसे नाम बताया, और उसके बाद आप जो है दास के आइडियाज को देखते हो, आज की डेट में तो आपको न्यूज़पेपर के थिंकर लेने पड़ेंगे। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में जो आर्टिकल आते हैं, जैसे शिव, एक है वो शिव दामोदरन, आई डोंट रिकॉल हिज नेम करेक्टली, या शिव क्या है वो, हिंदू में आर्टिकल आते हैं उसके। फिर उसके बाद एक और है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मैं उनसे एक बार मिला भी हूँ, उनके आर्टिकल भी हिंदू में आते हैं सोशियोलॉजी के। उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आता है, टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस में भी आता है। फिर एक आपका ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी है, क्या नाम है पूरा उसका, कि जीबी पंत, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी करके है, मतलब यूपी में एक सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, बद्री नारायण जी हैं एक, तो बद्री नारायण जी के आर्टिकल आते हैं हिंदी में, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जनसत्ता हो गया, दैनिक जागरण हो गया, उनको भी कई बार खोल के देख लो, ऑनलाइन देख लो, उनमें कई बार सामाजिक मुद्दे बड़े अच्छे से उठाए होते हैं, और हमारे आंसर्स के लिए बड़े बेहतरीन होंगे, क्योंकि 300 नंबर तक हमें लेके आना है, उसके कम में हमारा काम नहीं होने वाला। लेकिन 300 नंबर लाने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है जीएस में वो नहीं होंगे। इस बार ऐसे भी बच्चे हैं जिनके ऑप्शन में 300 प्लस आ गए, लेकिन क्वालिफाई फिर भी नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है, हमें दोनों फॉर्म देखनी पड़ेंगी। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता था, कि भाई माइग्रेशन की वजह से अब तो जेंडर का भी वो हो गया है, लिस्बन बोल रहा हूँ, आपका लिस्बियन, गे, होमोसेक्सुअल, ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, इसकी बातें भी होने लगी हैं। वो पता लगाइए, देखिए, पढ़िए कौन सी कंट्री है जहाँ पे सेम सेक्स की मैरिज लीगल हो गई है। क्या इंडिया में कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? जापान में तो गुड़िया से भी ब्याह होने लग गए हैं। अभी हमारे इंडिया में अभी सोलो मैरिज, जो सोलोगैमी हुई थी, एक लड़की है गुजरात की, उसने खुद से ही मैरिज कर ली, बड़ी चर्चा हुई थी उसकी। तो ये सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए। थोड़े दिनों में अभी अभी पहले एक आया था, पता नहीं किसका था, मतलब अजीब से जो एक्सेप्शनल चीजें हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी, वो ताकि हम अपने आंसर में ला सकें। अगर आप कंटेम्प्रेरी मैरिज की बात करो इंडिया में, तो मोनोगैमी है इंडिया में, एक मैन एक वुमेन। लेकिन अब आप इसमें ट्रिपल तलाक को भी लेके आओगे, इसमें आप गोवा में भी लेके आओगे कि हिंदू को वन से मैन मोर देन वन मैरिज इज अलाउड इन गोवा, और ट्रिपल तलाक की बात आप करोगे ही करोगे। मोनोगैमी मोस्ट डोमिनेंट है, क्योंकि मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि जब मेल को ये रियलाइज हो जाता है कि उनका रोल है, और उनके रोल से रिप्रोडक्शन का रोल है, और मेल को रियलाइज हो जाता है कि भाई मैं जिसको, जो मेरे ऑफस्प्रिंग होंगे, प्रॉपर्टी उन्हीं की होगी, तो इसलिए वो नहीं चाहता कि प्रॉपर्टी किसी और के पास जाए, प्रॉपर्टी जो है उसी के ऑफस्प्रिंग के पास पास होनी चाहिए। सती प्रैक्टिस को भी अगर आप देखोगे तो वही था, मेल, मान लो आप मेल हो या मैं मेल हूं, और अगर मान लो मैं नहीं रहा या आप नहीं रहे, तो फीमेल जो है वो सती कर दी जाएगी, ताकि प्रॉपर्टी किसी और के पास ना जा सके। वो वुमेन अगर किसी और से मैरिज करती है, तो स्त्री धन से लेकर प्रॉपर्टी किसी और के पास भी जा सकती है, लेकिन जब उसको मैरिज ही नहीं करने दोगे, तो उसकी प्रॉपर्टी से लेकर सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। तो ये कुछ बातें हैं जो कि मोनोगैमी के भाषा में कही जाती है। मोनोगैमी जो है फ्री सेक्सुअल रिलेशन को प्रमोट नहीं करता, मेल की डोमिनेंसी को प्रमोट करता है मोनोगैमी, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट। वो पैट्रियार्की सिस्टम को प्रमोट करता है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, जबकि मोनोगैमी डोमिनेट कर रहा है। लेकिन और भी हैं, जैसे पॉलीएंड्री हो गया। पॉलीएंड्री मतलब पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री, तो पॉलीएंड्री में क्या होगा? पॉलीएंड्री मींस वन वुमेन मैरिंग मोर देन वन मैन एट द सेम टाइम। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, द्रौपदी इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ पॉलीएंड्री, जिसमें वन वुमेन है और डिफरेंट मेल है। पॉलीगाइनी में होगा वन मैन इज हस्बैंड ऑफ मोर देन वन फीमेल और वन वुमेन एट द सेम टाइम। जितने सुल्तान थे, जितने आपके ये जो जितने भी आपके मुगल रूलर्स थे, सभी पॉलीगाइनी प्रैक्टिस करते थे। इवन हिंदू रूलर्स भी पहले जो थे एंशिएंट टाइम में, वो पॉलीगाइनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंडिया में जो है एंडोगैमी प्रैक्टिस की जाती है। एंडोगैमी मतलब सर्टेन ग्रुप से ही फीमेल मेल चूज करेंगे। आप चले जाओ टाइम्स ऑफ इंडिया में, आप चले जाओ शादी.com में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, यादव सब बना हुआ है ना। लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़की लंबी होनी चाहिए, लड़का हैंडसम होना चाहिए, लड़का लंबा होना चाहिए, लड़का वेल एम्प्लॉयड होना चाहिए, लड़की गोरी, सुशील, सुंदर। मतलब अजीब से गुण मांगते हैं, जो कि किसी में पाए जाने वाले मेरे ख्याल से असंभव है।
ये गुण जो है ये मतलब ये किताबों में पाए जाते हैं, असली में तो कुछ और ही गुण होते हैं। तो ये कंटेम्प्रेरी एक इंडिया का स्ट्रक्चर है जिसमें इंडिया ऐसे करके काम करता है। तो एंडोगेमी प्रैक्टिस होती है और एक्सोगेमी भी प्रैक्टिस होती है। यही मेन गाइडिंग प्रिंसिपल है। एंडोगेमी और एक्सोगेमी जो है वो सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। कास्ट इंडोगेमी फॉलो किया जाता है इंडिया में। इंटरकास्ट मैरिज तो होती है लेकिन कास्ट इंडोगेमी जनरली इंडिया में फॉलो किया जाता है। अपनी कास्ट में ही मैरिज की जाती है। कास्ट से बाहर तो फिर वो लव मैरिज या बाकी कोई बात की जाए तो उसकी बात होती है, वरना अदरवाइज इंडिया में इंडोगेमी प्रैक्टिस होगी। जैसा हमने पहले भी बात की थी आंचल जी और सरस्वती जी और ब्रिजबाला जी, इंडिया में अनुलोम होता है। अनुलोम यानी कि आपने गर्ल इज फ्रॉम द लोअर कास्ट एंड बॉय इज फ्रॉम द सुपीरियर कास्ट, ठीक है ना, वो हो गया अनुलोम। अब दलित अगर मेल है और फीमेल दलित नहीं है तो वो हो गया प्रतिलोम मैरिज का एग्जाम्पल हो गया। अनुलोम प्रतिलोमा। ठीक है जी, अनुलोम प्रतिलोम ये हमने पहले भी बात की थी। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में एक 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट है। आज की डेट में तो मैरिज को रजिस्टर कराना अनिवार्य है। स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, जो इंडिया के अंदर इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करता है। इंटरकास्ट मैरिज को वो लीगल बना देता है। मॉडर्न फिनोमेना है, जबकि इंटरकास्ट मैरिज थोड़ी होती है लेकिन फिर भी मॉडर्न फिनोमेना है। ग्लोबलाइजेशन आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक से लोग मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन रिएक्शन होता क्यों है, क्योंकि उस इंटरकास्ट मैरिज से जो हिंदू रिलीजन है बेसिकली उसके जो सरफेस है, उसकी जो रिचुअल्स हैं उन पे फर्क पड़ता है। अगर कास्ट सिस्टम इंटैक्ट नहीं रहेगा तो हिंदू धर्म ही खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। देयरफॉर इंडोगैमस मैरिज सिर्फ प्रैक्टिस की जानी चाहिए। तो इसीलिए अंबेडकर साहब ने कहा था कि वुमेन आर गेटवे टू द कास्ट सिस्टम। वुमेन अपनी कास्ट में शादी ना करें, दूसरी कास्ट में शादी करेंगी तो धीरे धीरे कास्ट सिस्टम अपने आप ही टूट जाएगा। ये किसने कहा, ये अंबेडकर जी ने कहा कि वुमेन आर द गेटवे टू द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, ताकि वो सिस्टम को तोड़े। तो प्योरिटी, रिचुअल, ये सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि मेल और फीमेल दोनों कास्ट को बिलोंग करते हैं, वुमेन कम्युनिटी की है कि नहीं है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव पावर किसके पास है, रिप्रोडक्टिव पावर फीमेल के पास है। तो इसीलिए हमने उसको सैंक्टिटी दी हुई है। सैंक्टिटी को ब्रेक करो, इन आइडियाज को ब्रेक करो, कास्ट सिस्टम ब्रेक, हिंदू रिलीजन भी अपने आप में ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आजकल वायलेंस होता है, मेल फीमेल दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं, दोनों को प्रोटेक्शन चाहिए। ब्रिजबाला जी इस बारे में हमें ज्यादा बताएंगी किसी दिन कि भैया ऐसा क्या है और क्यों है, क्योंकि वो बातचीत करती होंगी। क्यों ब्रिजबाला जी? ब्रिजबाला जी, सो आप हमें कब बताओगे? दोनों कन्याएं आपसे समय मांग रही हैं। यस ब्रिजबाला जी, प्लीज स्पीक अप। लिख दो ब्रिजबाला जी कम से कम, जब भी टाइम मिलेगा। ओ माय गॉड, ये तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाला आंसर आ गया। कब टाइम मिलेगा ब्रिजबाला जी, कुछ तो बताइए। बड़ा ही रियली अप्रिशिएट कि ब्रिजबाला जी इतने बिजी होने के बावजूद भी लगातार उत्तर लिखने की कोशिश करती हैं। सरस्वती भी बहुत मेहनती है, मैंने उसको कक्षा से बाहर आते जाते कई बार देखा है। अभी तो रिसेंटली जब मैंने विजिट किया था तो सरस्वती जी शायद वहां थी ना? तो स्पेशल मैरिज एक्ट मैंने आपको जैसे बताया, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं और वो अपने रिलीजन को भी मेंटेन कर सकते हैं आफ्टर मैरिज। लेकिन होता क्या है, अक्सर मुसलमान या हिंदू, मुसलमान अक्सर अगर मेल है, हिंदू फीमेल लड़की है, मैरिज कराने के बाद मैरिज होने के बाद वो जो है उसका रिलीजन चेंज करा देता है। ये गलत बात है। गलत तो मतलब मैं क्या होता हूँ कहने वाला, लेकिन पॉइंट ये है कि वो हस्बैंड का रिलीजन चूज कर लेती है, लेकिन लीगल सैंक्शन है ऐसी मैरिज को। इसीलिए सोशल गैदरिंग में ना उनको वैल्यू नहीं मिलती, उनको कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलता। अब मेल है, फीमेल ने मुसलमान से शादी कर ली और भाई माँ ने घर में कीर्तन रखा है, तो अब खान साहब को या अहमद साहब को
आप कैसे वो करोगे, बुलाओगे? लेकिन ऐसा भी नहीं है, सोसाइटी में प्रोग्रेसिव एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आम कम्युनिटी का क्या माइंडसेट है। आम कम्युनिटी का जो माइंडसेट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो फंडामेंटलिज्म, कम्युनलिज्म, ये इंटर रिलीजियस, इंटर कास्ट मैरिजेस के अगेंस्ट है। इसीलिए जो है बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, बाबू बजरंगी भाई, बाबू बजरंगी, आपने नाम नहीं सुना होगा बाबू बजरंगी का, सरस्वती जी ढूंढिएगा बाबू बजरंगी। तो बाबू बजरंगी का यही काम है कि वो जो है वैलेंटाइंस डे से लेकर और मैरिज से लेकर इन चीजों को रोकना है। हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी, उनका भी काम यही है। वो भी जो है इन्हीं चीजों को करते हैं। उनका कहना होता है कि अगर आप एक गर्ल को रेस्क्यू करते हो तो आप 100 काऊ को बचा रहे हो। 1 daughter is equal to only 100, or 1 daughter is equal to 100 holy cows। लेकिन अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया है, लड़कियां यहाँ से पढ़ने के लिए अब्रॉड चली गई, किसी और से मैरिज हो गई, एलियनेशन हो रहा है, सोशल चेंजेस आ रहे हैं, रूटलेसनेस हो गई है एक तरीके से, आइडेंटिटीज जो हैं वो फ्लूइड भी हो रही हैं, लेकिन आइडेंटिटी सिकुड़ भी रही हैं। इसीलिए मॉडर्न फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन के दोनों इम्पैक्ट आए हैं। एक तरफ आदमी ब्रॉड भी हुआ है और एक तरफ आदमी संकुचित भी हुआ है, और वुमेन की सेक्सुअलिटी को भी रीडिफाइन किया गया है। और इंडिया की अगर आप बात करते हो शहरों की, तो लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है, दोनों एक साथ रह रहे हैं, इसको लीगल एक्सेप्टेंस है। लेकिन इसमें भी हमने पाया 1 साल 1.5 साल लिव इन रिलेशनशिप रह लिए भाई साहब, और उसके बाद जो है दोनों कोर्ट, लड़की कोर्ट में कंप्लेन कर रही है कि इसने मेरा रेप कर दिया, इसने मुझे शादी करने से इनकार कर दिया। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये प्रवृत्ति आई क्यों। लड़की शायद बहुत परेशान थी, वो छोड़ के भाग आई, या लड़के ने उसको बहला फुसला के भगाया लाया, या क्या हुआ। लिव इन रिलेशनशिप हमारी सोसाइटी में न्यू नहीं है एक तरीके से, लेकिन अब बहुत सारे लोग उसकी बात करते हैं। दोनों में मैत्री है। गंधर्व विवाह, एंशिएंट टाइम में जो गंधर्व विवाह था वो ऐसा ही था, लेकिन अब जो उसको कहते हैं हम लिव इन रिलेशनशिप। ग्लोबलाइजेशन में स्ट्रेस आया है, दोनों अपने अपनी काम करना चाहते हैं, दोनों ड्यूटी पे जाते हैं, दोनों लौट के आते हैं। लड़की बोलती है एक पैक मैं भी पीऊंगी, मुझे तुम्हारी सास से कोई मतलब नहीं है, आई डोंट केयर, यू नो। तो इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रहते हैं, दोनों साथ में मूवी भी जाएंगे रोज, खाना बनाने वाली भी आएगी, और जो है कोई बच्चे का चक्कर भी नहीं है, वो फोर्स नहीं कर सकता, वो सिगरेट भी पी सकती है। मतलब नेगेटिव आइडियाज ज्यादा जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव आइडियाज कम जुड़े हुए हैं, ट्रेडिशनल आइडियाज कम जुड़े हुए हैं। ऐसा हमने नहीं एग्जाम्पल देखा है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो और दोनों ने यूपीएससी निकाल दिया। ऐसा एग्जाम्पल मेरी नजर में नहीं आया है। सरस्वती जी आप ढूंढिएगा अगर कोई मिलता है तो, कि कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह के इतना कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ गया कि उसने आईएएस बन गया। ऐसा हुआ है क्या सरस्वती जी? मुश्किल है, बाद में तो बोल सकता है कोई, लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो लिव इन रिलेशनशिप एक तरीके का डेविएंट है, लेकिन अगर आप पहले से ही बहुत उपेक्षित हो तो आप उसको फ्रीडम मानोगे, आपको चैन आएगा, उपेक्षा नहीं महसूस होगी। तो यही चीजें हुई हैं। आईटी प्रोफेशनल हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, रात का काम होता है, केपीओ वाले हैं, बीपीओ वाले हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर है, कोई सोशल लाइफ नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ क्या आया, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005 में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया, उसने जो है फीमेल को प्रोटेक्ट करने की बात कही। उसको कोई निकाल नहीं सकता, उसके घर में उसको कोई कह नहीं सकता। वर्बल, नॉन वर्बल, इमोशनल, फिजिकल की मेंटल, इकोनॉमिकल, किसी भी तरह के टॉर्चर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने वैल्यू दी है, जहां पर फीमेल को स्कोप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि मैन, फीमेल और मेल दोनों अगर हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं लंबे पीरियड के लिए, उनके चिल्ड्रन भी हो जाते हैं, तो भले उन्होंने शादी ना की हो, हम उनको मान लेंगे दोनों मियां बीवी हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, लंबा समय हो गया है, बच्चे भी हो गए हैं, तो मैरिज जैसा हो गया वो, और उनके बच्चों को भी लेजिटिमेट माना जाएगा। इसीलिए जो है अल्टरनेटिव मैरिज का ही देख रहे हैं। सेम सेक्स मैरिज जैसा मैंने कहा लीगल नहीं है, लेकिन बहुत सारे होमोसेक्सुअल मैन और जो वुमेन है वो स्टेबल रिलेशनशिप में है, वो म्यूचुअल ट्रस्ट और फ्रेंडशिप के ऊपर होते हैं, और लोग आ रहे हैं ओपन में और वो बता रहे हैं। इंडिया में एक और भी तरह का है, ये आप कह सकते हो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज, यानी कि आप मेल थे, आपको पहले मैरिज हो रखी थी, उसमें बच्चे थे, लेकिन आपने प्रीवियस मैरिज होते हुए भी नई मैरिज की,
और पुराने मैरिज के बच्चे और नई मैरिज जो है दोनों को मिलजुल के आपने आगे खेल चला दिया। इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज। उसमें स्टिग्मा भी कम होता है, ये रेट ऑफ डिवोर्स का भी चक्कर थोड़ा कम हो जाता है, और बहुत सारे लोग इंडिया में रीमैरी कर रहे हैं। पता चलता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है हिंदी मूवीज की तरह, और उसकी बीवी मर गई, और उसके बाद उसके 2 बच्चे भी हैं, फिर एक नई यंग स्मार्ट लड़की से वो शादी कर लेता है। 60s में हो सकता है बिजनेसमैन साहब हो और 30s में फीमेल हो, लेकिन वो उनसे प्यार से रहती है। ठीक है ना। सरस्वती जी बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बना रही है, पेंटिंग कर रही है, पता नहीं क्या ड्रॉ कर रही है, उसका पेन बहुत तेजी से चल रहा है, लग रहा है उसके मन में बहुत सारी कलाकृतियां उभर रही हैं। बता दीजिए हमें भी। अब जो है मैरिज बैरोमीटर है। बैरोमीटर किस चीज का है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। इंडिया इन सोसाइटी का बैरोमीटर है एक तरीके का डेवलपमेंट का। क्या वो क्लोज है, क्या वो कंजर्वेटिव है, क्या वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, क्या वो लिबरल है, क्या वो प्रोग्रेसिव है, क्या है वो आखिर। तो इसीलिए जो है मैरिज जो है उसके एम भी चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट एम क्या है, हिंदू मैरिज के अंदर मैरिज को सीक्रेट माना जाता है, और हिंदू मैरिज के अनुसार मुझे तो बेटा चाहिए। हिंदू मैरिज, हिंदू रिलेशनशिप, हिंदू रिलीजन, हिंदू टेक्स्ट, मेल, सबको कहा जाता है पुत्रवती भाव। किसी को नहीं कहते पुत्री भाव। आरती भी गाओगे तो कहेंगे जो नर ध्यावे, नर ध्यावे, नारी नारी तो है ही नहीं। आप समझे मेरी बात को, नारी तो है ही नहीं उसके अंदर। तो मतलब पॉइंट है ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि फीमेल की पोजीशन क्या दिखाई गई है। तो रिलीजियस सैंक्शन है। उसी तरह से कंटेम्प्रेरी टाइम पे जो है कंपेनियनशिप के लिए भी लोग मैरिज करते हैं। बहुत सारे लोग जो है डिंक्स को प्रैक्टिस करते हैं। गुड़गांव में आप जाइए, MG रोड पे जाओ, तुम तीनों को मैं एक केस स्टडी दे रहा हूँ। हर सैटरडे को संडे को जाओ और एक रेस्टोरेंट में थोड़ी देर बैठो 2 घंटे और देखो किस तरह के लोग आ रहे हैं यंग के अलावा। तो आप देखोगे डिंक्स आएंगे, बहुत सारे डिंक्स आएंगे। डबल इनकम, नो किड्स, दोनों कमा रहे हैं लेकिन दोनों को किड्स नहीं चाहिए। वॉलंटरी वो लोग चाइल्डलेस रहते हैं, यू नो। तो इसीलिए जो है मैरिज जो है वो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है मेट का। हमारे यहाँ आज भी 90% मैरिजेज जो है अरेंज होती हैं। हिंदुस्तान में 90% मैरिजेज अरेंज होती हैं अभी भी। और बहुत सारे केसेस जहाँ पर मैरिज मैरिज पार्टनर अपने मतलब खुद चूज करता है, लेकिन थोड़ा कोर्टशिप के बाद। और डेटिंग का भी चल रहा है, अब तो डेटिंग के बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं। इसीलिए पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं फैमिली स्टेटस, कल्चर, कास्ट, डाउरी और चिल्ड्रन, लेकिन इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं फिजिकल अपीयरेंस, एजुकेशन, कैरेक्टर। ठीक है ना। इंटरनेट वेबसाइट भी आ गई है बहुत सारी, जैसे मैंने कहा। तो रविंदर कौर जी ने स्टडी की, रविंदर कौर जी ने कहा, और आप भी लिख सकते हो किसी और का नाम लिख के भी, कि भाई आजकल मैरिजेज जो है इंटरनेट के थ्रू भी हिंदुस्तान में बहुत तेजी से होती हैं और बढ़ गई हैं। ये ट्रेंड अभी जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। ऐसा किसने कहा? रविंदर कौर जी ने कहा ऐसा। इंडियन पार्लियामेंट ने अभी रिसेंटली बात की थी कि जो गर्ल की मिनिमम एज है वो भी बढ़ा देनी चाहिए 18 से 21, और बॉय की तो 21 है ही। और हमें यूनिसेफ का डेटा भी देखना है। तो आप ये वाला आर्टिकल देखिएगा जिसमें जब फीमेल की एज बढ़ाने की बात की गई 21 साल पे, तो क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई थी। सोशियोलॉजी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि आपका क्या क्या आइडिया है और क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई थी। अर्बन एरियाज में ऐसा पाया गया है कि इफ द गर्ल गोज टू स्कूल तो मैरिज की एज अपने आप बढ़ जाती है। तो मैरिज की स्टेबिलिटी को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। बहुत सारी वुमेन हायर एजुकेशन ले रही हैं, बहुत सारी वुमेन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, और वो किसी भी रिलेशनशिप में अब्यूज या फिर जो है निचले दर्जे को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। इसीलिए चेंज हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में डिवोर्स भी और डेथ भी, डाउरी की वजह से डेथ भी बहुत ज्यादा हो रही है। ये एक चैलेंज है जो इसीलिए जो नया जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो आया है, उससे इनफॉर्मल लेबर बढ़ा है। इनफॉर्मल लेबर बढ़ा है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है तो मैरिज पर कॉस्ट आई है। मैरिज पर कॉस्ट आई है तो पहले आदमी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, उसके बाद ये मैरिज की बात करता है। फीमेल जो है पढ़ तो लिए हैं, उनके पेरेंट्स ने लोन लिए हैं,
वो लोन भी लेंगे, डॉरी भी देंगे, और लड़की पे बाद में जो है उसको जलना भी पड़ेगा या उसको मार भी दिया जाएगा डॉरी टॉर्चर के कारण। इसी कारण लड़की पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, फिर वो मैरिज की बात सोचना चाहती है। ये एक सोशल नेसेसिटी भी हो गई है और ये एक सही दिशा में कदम भी है। शादी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक फ्री माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है जॉब मार्केट से जुड़ी हुई हैं। आदमी डबल शिफ्ट में काम कर रहा है, इसलिए यूपीएससी का जो क्वेश्चन आएगा वो डिसइंटीग्रेशन पे आएगा कि डिसइंटीग्रेशन क्यों हो रहा है जॉइंट फैमिलीज का, डिसइंटीग्रेशन क्यों हो रहा है मैरिजेस का। आज हमारे देश में मैरिज काउंसलर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। आप अगर ब्रिजबाला जी से पूछोगे तो फैमिली कोर्ट्स में जब उनकी ड्यूटी लगती है तो वो देखती होंगी किस प्रकार से बहुत सारे केसेस आते हैं। सब कुछ है लेकिन साथ नहीं रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, मुझे मारता है, मुझे पीटता है, दारू पी के पीटता है। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप का जो केस चल रहा है उस पर भी आप ध्यान देंगे कि उस पे भारत की क्या स्थिति है। ठीक है ना। कस्टोडियल मतलब वो तो दूसरी चीज होगी, मैरिटल रेप को देखिए। और दूसरा आप देखिए, जो मैं एक और पॉइंट था मैं भूल रहा हूँ, एक पॉइंट में और सोच रहा था बोलने के लिए, मेरे माइंड से निकल रहा है। फैमिली कोर्ट्स मैंने बोल दिया है। मैरिज में और क्या बोलूंगा मैं, और मैरिज में एक और पॉइंट था, जॉब मार्केट के लिए रेडी कर रहे हैं। हाँ, मतलब वही जो है बात मैंने कह दी है वैसे कि बिना उसके कोई मैरिज नहीं करना चाहता। तो ये सारे मुद्दे मैंने उठा दिए हैं जितने भी थे। अब आप इसमें ट्राइबल भी ले आओ, इसमें कुछ सोशल रियलिटी भी ले आओ। बहुत सारे राज्य है एक स्कीम चलाते हैं, कन्यादान स्कीम, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। तो आप उस पर भी क्रिटिकली सोचो कि कहीं स्कीम के चक्कर में ऐसा तो नहीं होता कि फीमेल जल्दी मैरिज हो जाती हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम भी है बच्चों की पढ़ाई के लिए। और हमारी जो वो है, हमारी जो पार्लियामेंट है उसने 18 से 21 साल का अभी कर ही दिया है। तो ये सारे आइडियाज हम कहेंगे जुड़े हुए हैं मैरिज से। ये हमारा मैरिज पे एक ओवरव्यू हो गया।